नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अरुण और आप सफर कर रहे हैं फ्री एजुकेशन वर्ल्ड की दुनिया में। आज मैं आपसे जिस टॉपिक पे बात करने जा रहा हूं वो है भारत की अर्थव्यवस्था। वो भी अंग्रेजों के टाइम पे अंग्रेजी हुकूमत ने किस प्रकार भारतीय अर्थव्यवस्था को बर्बाद किया, आज हम इस बारे में बात करेंगे। और एक तरीके से चरमरा के रख दिया हमारी अर्थव्यवस्था को, जिसकी कहीं ना कहीं कमियां हम आज तक झेल रहे हैं। और एक सोने की चिड़िया कहा जाने वाला देश किस प्रकार से एक फकीर टाइप बन गया, गरीबी आ गई, भिखारी हो गए हमारे देश में बहुत सारे लोग, और भुखमरी फैल गई हमारे देश में अंग्रेजों की बदौलत। इन्होंने इस तरीके से हमारी अर्थव्यवस्था को चरमरा कर रख दिया था, जिस बारे में हम बात करेंगे। लेक्चर को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सकता है शेयर करें और एक समृद्ध भारत का निर्माण करने में मेरा साथ दीजिए। धन्यवाद। चलिए लेक्चर की शुरुआत करते हैं इस पहली स्लाइड से। तो हम पहले देखते हैं कि ट्रेडिशनल जो गांव की इकोनॉमी थी, विलेज इकोनॉमी थी हिंदुस्तान की, वो कैसी थी। ये बेसिकली सेल्फ सस्टेन्ड थी, मतलब इनको ज़्यादा बाहर के लोगों से मतलब नहीं था। खुद ही खेती वेती करते थे, खुद ही का काम करते थे और गांव के लिए होता था सब कुछ। मतलब क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन इतना अच्छा नहीं था, ट्रांसपोर्ट जो है वो इतना अच्छा नहीं था, तो इसके चलते गांव में ही अपनी चीज़ें कर लिया करते थे लोग। ज़्यादातर गांव में ही खरीदने बेचने का काम सब गांव में ही चलता था, लोकल ही चलता था। और एक सेल्फ गवर्नमेंट टाइप चलती थी, हर एक गांव में एक पंचायत टाइप होती थी, वही अपना फैसला भी सुना दिया करते थे। और टैक्स वसूलने वाला एक गांव में एक हेडमैन हुआ करता था, जिसको कहीं मुखिया बोलते थे, कहीं पाटिल बोलते थे, ठीक है, या कलेक्टर भी बोल देते थे कहीं कहीं अंग्रेजों के आने के बाद। तो ऐसे चलता था। और टैक्स का जो था सिस्टम वो 1/3 से लेकर 1/6 था, बेसिकली 1/5 टैक्स लगता था। लेकिन ये घटाया बढ़ाया जा सकता था, 1/3 हो जाता था जब मान लो कभी कोई सूखा पड़ गया या काल पड़ गया तो घटा दिया टैक्स को। कभी अगर ज़्यादा ज़रूरत है सरकार को चलाने के लिए तो टैक्स बढ़ा लिया, तो टैक्स घटता बढ़ता रहता था। तो हम एंसेंट इंडिया से देखते आए हैं कि आप एंसेंट इंडिया से लेकर मुगल एरा हो, चाहे पहले गुप्ता एरा हो, या मौर्य हो, या राजपूत शासन हो, या फिर ब्रिटिशर्स का रूल हो, बेसिकली जो टैक्स रहा है इंडिया के अंदर, या हम प्रेजेंट गवर्नमेंट का भी देख लें तो 33% के आसपास ही रहा है, 30 ± 3, ठीक है। तो यही रहा है। तो 33% का टैक्स उस टाइम पे भी था, इम्पोज होता था। और जो ट्रेड थी स्पेशली अगर होती भी थी तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री की होती थी। जो कॉटन इंडस्ट्री है इंडिया के अंदर, ये इसकी ट्रेड, इसका व्यापार होता था, वो भी गाँव में ही होता था। थोड़ा बहुत कुछ 2-4 लोग मिलकर काम करते थे, इधर उधर सेल करते रहते थे, आपसी व्यापार था ज़्यादातर। सेल्फ सस्टेन्ड इकोनॉमी थी उस टाइम पे। अब क्या होता है, 18वीं शताब्दी के आते आते जो मुगल्स थे, मुगल्स के टाइम पे थोड़ी इकॉनमी हमारी ग्रो करी। तो क्या हुआ, जो आर्टिसंस थे बेसिकली हमारे जो ये हैं क्राफ्ट्समैन वगैरह हैं, जो सिलाई करने वाले लोग हैं, क्योंकि टेक्सटाइल इंडस्ट्री यहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही थी, इन लोगों ने थोड़ा और प्रोडक्शन चालू किया मुगल्स के टाइम पे। मुगल्स ने थोड़ा इस इंडस्ट्री को ग्रोथ दी और धीरे धीरे इकोनॉमी इंडिया की और अच्छी बढ़ने लगी। तो फैक्ट्रीज टाइप लगने लगी, नॉट एग्जैक्टली फैक्ट्री, हम फैक्ट्री नहीं बोलेंगे इसको, लेकिन ये मान लीजिए एक समूह टाइप बनाते थे लोग। और जहाँ पे दो लोग, 2 टेलर हैं, मान लो कपड़े सिल रहे हैं, वहाँ पे एक जगह बैठ के 100 टेलर कर रहे हैं, 100 टेलर काम कर रहे हैं। तो एक प्रोडक्शन, मास प्रोडक्शन होने लगा। इसमें मशीनें वसीनें नहीं थी, एक तरीके की आप कह सकते हैं कि एक फैक्ट्री टाइप लग गई है, जिसमें मास प्रोडक्शन हो रहा है टेक्सटाइल इंडस्ट्री का। और रिजल्ट ये हुआ कि मुगल कालीन जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी, ये पूरे वर्ल्ड में, इंडिया के अंदर, इंडिया जो था पूरे वर्ल्ड में सबसे ऊपर निकल गया। सबसे ज़्यादा कपड़ों का प्रोडक्शन इंडिया में होने लगा और इंडिया का कपड़ा पूरे वर्ल्ड में फेमस हो गया। और आपको जान के हैरानी होगी कि इंडिया का जो कपड़ा था उसकी डिमांड पूरे वर्ल्ड में थी। एक टाइम पे इंडिया एंड चाइना वर्ल्ड की दो सबसे बड़ी इकोनॉमी थी, और सबसे ज़्यादा टेक्सटाइल इंडस्ट्री यहीं पे थी, और यहीं से पूरे वर्ल्ड में पैसा जाता था, कपड़ा जाता था। इनकी डिमांड इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी थी। फिर अगर हम बहुत फेमस इंडस्ट्रीज़ के नाम इंडिया में देखें तो एक मुस्लिन, ढाका का जो मुस्लिन करके ब्रांड था, और लाहौर की कारपेट थी, कश्मीर की सॉल थी, और बनारस की एम्ब्रॉयडरी वगैरह जो चिकनकारी का काम होता है, लखनऊ का, बनारस का, ये बहुत ज़्यादा फेमस था और पूरे वर्ल्ड में यहाँ से कपड़े जाते थे। ये देखिए किताब है स्कॉलर सेलेक्ट, रमेश चंद्र दत्त की। ये लिखते हैं कि जो 18th सेंचुरी में इंडिया जो है वो पूरे वर्ल्ड की सबसे अच्छी एग्रीकल्चर और हैंडलूम इंडस्ट्री थी। एग्रीकल्चर सबसे अच्छा था यहाँ पे, हैंडलूम इंडस्ट्री सबसे अच्छी थी, और जो कि पूरे यूरोप में, पूरे एशिया में सप्लाई करते थे, जिनकी मार्केट पूरे एशिया और पूरे यूरोप में थे। और आप कह सकते हैं कि जो सिलाई कढ़ाई बुनाई का काम था, ये
मिलियंस ऑफ वुमेन इंडिया की इन्वॉल्व थी इसमें, मतलब वुमेन बिजनेस वुमेन भी थी उस टाइम पे, और वर्कर्स भी थी, औरतें भी बहुत सारा काम करती थी और इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा भागीदारी करती थी 18th सेंचुरी में महिलाएं हिंदुस्तान की। 18th सेंचुरी के आते आते अहमदाबाद में हर एक एरिया का मतलब कुछ ना कुछ फेमस हो गया। जैसे धोती और दुपट्टा जो है अहमदाबाद का फेमस हो गया, चिकन जो है, चिकनकारी जो है लखनऊ की फेमस हो गई, सिल्क बॉर्डर जो है नागपुर के फेमस हो गए, और ऐसे ही कुछ सिल्क प्रोडक्शन जो है वो बंगाल में, मालदा वाले एरिया में, और मुर्शिदाबाद वाले में एरिया में बहुत ज़्यादा फेमस हो गया। ऐसे ही जो वुलन गारमेंट हैं, जो ऊनी कपड़े हैं, पंजाब, कश्मीर और वेस्टर्न राजस्थान के बहुत ज़्यादा फेमस हो गए। और इसके अलावा भी कुछ इंडस्ट्री थी इंडिया के अंदर जो कि बहुत ज़्यादा ग्रो कर चुकी थी, जो कि जैसे एक शिपिंग है, लेदर है, या मेटल इंडस्ट्री। आपको जान के हैरानी होगी, चलो लेदर समझ में आता है कि कानपुर में बहुत फेमस है, आगरा में फेमस है, लेकिन शिपिंग इंडस्ट्री जानकर हो सकता है आप थोड़ा सा चौकन्ने हो जाए कि शिपिंग इंडस्ट्री इंडिया में कैसे फेमस हो सकती है। हाँ जी, हकीकत है, इंडिया के अंदर शिपिंग इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा फेमस थी। जो अंग्रेज भी थे या जो बहुत सारे डिक्टेटर थे वो भी अपना जहाज बनवाने के लिए हिंदुस्तान आया करते थे, क्योंकि यहाँ बहुत सस्ता पड़ता था और लकड़ी की बहुत अच्छी सुविधा थी, यहाँ पे टेक्सटाइल भी बहुत सस्ता था। तो इस वजह से ये शिपिंग इंडस्ट्री भी हिंदुस्तान की बहुत ज़्यादा फेमस हो चुकी थी। तो इस पॉइंट पे हिंदुस्तान का एक ट्रांजिशन फेज चल रहा था, मतलब नए नए व्यापारी बन रहे थे, एक कैपिटलिस्ट क्लास नई डेवलप हो रही थी, लोग व्यापार करना शुरू कर रहे थे। तो कुछ लोगों ने क्या किया, फैक्ट्रियां लगानी शुरू कर दी, कई सारे टेलर अपने यहाँ बिठा लिए और टेक्सटाइल इंडस्ट्री चलानी शुरू कर दी। तो धीरे धीरे यहाँ पे भी बिजनेसमैन पैदा होने लगे हिंदुस्तान के अंदर, बहुत सारे बिजनेसमैन बनने लगे जो कि फैक्ट्रीज के ओनर हुआ करते थे, और ये डायरेक्ट व्यापार करने लगे विदेशों से। तो इनके पास पैसा आना शुरू होता है। तो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन की एक तरीके से शुरुआत होती है, लेकिन इसी बीच एंट्री हो जाती है अंग्रेजों की। अंग्रेज यहाँ पे आ जाते हैं, जो यहाँ के इंडस्ट्रीज हैं उनको धीरे धीरे बर्बाद करना शुरू कर देते हैं। क्योंकि होता क्या है, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन वहाँ भी चल रहा होता है, ब्रिटेन में भी। तो ब्रिटेन में जो औद्योगिक क्रांति होती है, वहाँ के जो व्यापारी होते हैं वो कहते हैं कि यार जो सामान इंडिया से आ रहा है वो हमारे यहाँ तुम बेच रहे हो, इससे हमारे यहाँ के तो व्यापारी बर्बाद हो जाएंगे। इससे काम करो, जो यहाँ से सामान, जो यूरोप में सामान बन रहा है, इसे जाके इंडिया में बेचो, जिससे वहाँ की इंडस्ट्री बर्बाद हो, वहाँ की इंडस्ट्री खराब हो, और सस्ते दामों पर बेचो। तो इससे क्या होता है, इंडिया की इंडस्ट्री धीरे 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 बर्बाद होना शुरू हो जाती है। स्टार्टिंग में वहाँ के लोग कहते हैं कि हम इंडिया क्यों जाए, क्योंकि इंडिया के अंदर जो कंपनी ये सब काम करवा रही है वो है ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी भी तो अंग्रेजों की कंपनी है। तो क्या किया जाता है, 1773 से जो रेगुलेटिंग एक्ट लाया जाता है, उसके तहत क्या होता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की जो मोनोपोली है उसको खत्म किया जाता है। ब्रिटिश क्राउन डायरेक्ट अपने अंडर लेने की कोशिश करता है पूरे देश को, और धीरे धीरे रेगुलेट करके ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली को खत्म कर दिया जाता है, और वहां की चीजें इंडिया में डंप करनी शुरू हो जाती हैं। इंडियन इंडस्ट्री को धीरे धीरे बर्बादी की तरफ धकेल दिया जाता है। तो इसके बारे में हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ग्लिम्स ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री में लिखते हैं कि जब अंग्रेज इंडिया में आए थे स्टार्टिंग में, तो उन्होंने क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी को एनकरेज किया। जो यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको बढ़ावा दिया उन्होंने कि ठीक है आप इंडिया में जाओ, ग्रो करो, व्यापार करो। लेकिन बाद में जब इनको लगा कि अब तो हमारे खुद के देश की कंपनियां बर्बाद हो जानी है ईस्ट इंडिया कंपनी को ग्रो करने के चक्कर में, तब इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करना शुरू करा और उसमें अपनी कानूनबाजी पे ली, और धीरे 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 उसकी मोनोपोली पूरी तरीके से छीन ली और इंडियन इंडस्ट्री को बर्बाद करना शुरू कर दिया। अब थोड़ी सी बैकग्राउंड स्टोरी बताऊंगा मैं आपको। 1757 से लेकर 60 तक क्या होता है, मीर जाफर जो होता है इसको नवाब बनाया जाता है बंगाल का। अब ईस्ट इंडिया कंपनी जो होती है वो फ्री ट्रेड राइट ले लेती है, उसको अधिकार मिल जाते हैं व्यापार करने के बंगाल में, बिहार में और उड़ीसा वाले रीजन में। जो अभी का वेस्ट बंगाल है, जो बिहार है, उड़ीसा और बांग्लादेश, एक ही प्रोविंस हुआ करता था एक टाइम पे, बंगाल इतना बड़ा था। तो इसके जो रेस्ट्रिक्शंस होते हैं व्यापार करने के इसके ऊपर, वो हटा दिए जाते हैं। अब कुछ दिनों बाद मीर जाफर को यह एहसास होता है कि यार ये तो गड़बड़ चल रहा है, सारा हमारा खजाना ही खाली होता जा रहा है, क्योंकि पूरा का पूरा ये लोग पैसा खुद कमा के लेके जा रहे हैं। हम ये डील मेरी जो है अच्छी नहीं है अंग्रेजों के साथ, इनसे अब हम हटते हैं। तो अंग्रेजों को टक्कर देने के लिए वो इन्वाइट करता है डच को। अब डच से होती है लड़ाई ईस्ट इंडिया कंपनी के आर्मी पर्सनल्स के बीच में। अब ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी और डच की आर्मी आपस में लड़ती है, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी की नेवी डच की नेवी को खदेड़ देती है। डच की बहुत बुरी हार होती है। फाइनली मीर जाफर को भी भगा दिया जाता है, ये इसकी भी मौत हो जाती है। मीर कासिम जो इसी का सन इन लॉ था, इसको बना दिया जाता है नवाब। अब 1760 से लेकर 63 तक मीर कासिम रहता है। अब कुछ दिनों बाद इसको भी एहसास हो जाता है कि यार ये तो गलत चल रहा है। मीर कासिम कहता है कि यार ये हमारे जो हिंदुस्तानी लोग हैं इन पे टैक्स लग रहा है, जो अंग्रेज हैं इन पे टैक्स नहीं लग रहा है, इससे तो हमारे देश की बर्बादी हो रही है। अब इसको थोड़ा सा दिमाग आता है, ये क्या करता है, सारे टैक्स हटा देता है जो इंडियंस पे टैक्स लग रहे होते हैं। ये कहता है जो इंडियन व्यापारी है उन पे भी अब कोई टैक्स नहीं लगेगा, जैसे अंग्रेजों पे टैक्स नहीं लग रहा है।
हर आदमी बराबर है, बराबर हर कोई व्यापार करेगा। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी को ये चीज़ बुरी लगती है, तो इससे भी लड़ाई होती है और ये अपना छोड़ छाड़ के भाग जाता है, अवध में अपनी जान बचाता है जाके। एक वक्त ऐसा था कि इंडिया की जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो इतना ज़्यादा व्यापार कर चुकी थी कि अगर हम 4000 साल पुरानी इजिप्ट की, जो कि मिस्र देश है, उसको इजिप्ट बोलते हैं अंग्रेजी में, मिस्र देश की अगर हम मम्मी को देखें, 4000 साल पुरानी मम्मी, वो भी लिपटी हुई है एक इंडियन कपड़े से। इंडियन मुस्लिम, जो कि हैदराबाद वाले क्षेत्र का कपड़ा बहुत मशहूर कपड़ा है, वह उस कपड़े में मम्मी को लपेट के रखा गया है। 4000 साल पुरानी मम्मी है इजिप्ट के अंदर। और लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी के जो टैक्सेशन पॉलिसीज थी, उसने इस तरीके से बर्बाद करके रख दिया इंडियन इंडस्ट्री को कि पूरी तहस नहस हो गई थी। और ऐसा माहौल बना दिया उन्होंने कि इंडिया पहली बार जो एक्सपोर्ट करता था टेक्सटाइल को, इंपोर्ट करने लगा अंग्रेजों से। अंग्रेजों के बनाए हुए जो हाईली डेवलप्ड मशीनों से बनाए हुए कपड़े थे, उनको इंडिया में लाकर जबरदस्ती थोपा गया और इंडिया की जो इंडस्ट्री है उसको एक तरीके से तहस नहस कर दिया गया, पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया गया। और पूरी हिस्ट्री में फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री इंडिया बिकम अ टेक्सटाइल इंपोर्टर। हम इंपोर्टर बन गए टेक्सटाइल के। और इसका मेन कारण ये था, ये अंग्रेजों ने क्या किया, जो हिंदुस्तानी व्यापारी थे उन पे तो बोल दिया कि अब तुम अगर व्यापार करोगे तो तुम पे लगेगा टैक्स, और जो ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारी हैं उनको कर दिया फ्री कि जाओ तुम व्यापार करो, तुमसे कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा। मतलब ब्रिटिशर्स हैं, इंग्लैंड से आए हुए लोग इंडियंस पे टैक्स लगा रहे हैं इंडिया के अंदर व्यापार करने के लिए, और जो इंडिया के अंदर ब्रिटिशर्स व्यापार कर रहे हैं उन पे कोई टैक्स नहीं लगेगा। ऐसी पॉलिसी लेकर आए, इस तरीके से हमारी इंडस्ट्री पूरी तरीके से बर्बाद हो जाती है। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो होती है वो इंडिया की सबसे पहली कोलैप्स करने वाली इंडस्ट्री होती है। इसका कारण ये था क्योंकि उसी के पैरेलल में इंग्लैंड में भी चल रहा होता है इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। अब इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के कई सारे कारण हैं। ये केज फ्लाइंग शटल आता है 1738 में, 64 में स्पिनिंग जेनी का ये इन्वेंट कर देते हैं हारगिवल्स, और 65 में स्टीम पावर आ जाती है जेम्स वॉट के द्वारा, और 1769 में क्या होता है, स्पिनिंग फ्रेम बन जाता है, जिसने बहुत ज़्यादा आगे चल के इंडस्ट्री को बढ़ावा दिया। तो इंग्लैंड के अंदर इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन चल रहा होता है, वहाँ पे औद्योगिक क्रांति चल रही होती है, वहाँ नई नई इंडस्ट्री लग रही होती है, नई नई मशीनें लग रही होती हैं हर एक चीज़ को करने आसान बनाने के लिए। लेकिन हिंदुस्तान में भी उसी टाइम पे मशीनें आ सकती थी, हो सकती थी चीज़ें, लेकिन उन सब चीज़ों के लिए चाहिए पैसा, और मनी थी नहीं। क्यों नहीं थी? क्योंकि यहाँ के जो व्यापारी थे उन पर इतना ज़्यादा टैक्स इम्पोज कर दिया गया कि वो बेचारे कुछ कर ही नहीं सकते थे। हालांकि इंडिया का बहुत ज़्यादा अभी भी ट्रेड इंग्लैंड के साथ हो रहा था, यहाँ से कपड़ा वहाँ पे जाता था, वो बिकता था। लेकिन प्रॉब्लम ये थी, यहाँ से अगर आप कपड़ा बेचने जाओगे इंग्लैंड तब भी आप पे टैक्स, वहाँ पे इंपोर्ट कर रहा है इंग्लैंड, वहाँ पे जो व्यापारी आपसे कपड़ा खरीदेंगे वहाँ पे भी टैक्स। सस्ता कितना भी वो सस्ता होता, लेकिन इतना ज़्यादा टैक्स लगा दिया गया इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री पे कि उनके आगे वो फीका पड़ गया था। हालांकि 10-20 साल तक हम लोग लड़ते रहे, ये स्ट्रगल करते रहे हमारे देश के व्यापारी, लेकिन कहाँ तक स्ट्रगल करते। फाइनली क्या हुआ, इंग्लैंड की तो इंडस्ट्री ग्रो कर जाती है और हम लोग compete करने में सक्षम नहीं रहते उनसे, क्योंकि वो उनके यहाँ मशीनीकरण पूरी तरीके से हो चुका था और हमारे यहाँ मशीनीकरण नहीं हुआ था। इस वजह से हम लोग उनसे compete नहीं कर सके और हम पे टैक्स भी इतना ज़्यादा लगा दिया गया था। और आपको जान के हैरानी होगी, सबसे बड़ी बात तो ये है कि इंग्लैंड के अंदर कपास पैदा भी नहीं होता था, फिर भी इंग्लैंड जो है टेक्सटाइल का एक्सपोर्टर बन गया। अब तक जो कपड़े मंगाता था, आज वो कपड़े बेच रहा है पूरी दुनिया को, क्योंकि और जबकि उसके यहाँ खुद का कपास पैदा भी नहीं होता। और दूसरी चीज इन्होंने क्या करी, इंटरनल टैक्स भी लगा दिया इंडिया के अंदर, इंटरनल ट्रेड भी बैन कर दी। जैसे बंगाल के ही अंदर जो पटना शहर था, पटना पहले जो बिहार वाला पोर्शन है वो पहले बंगाल में ही आता था। अगर कोलकाता से आपको पटना में कपड़ा बेचने आना है तो पटना में आकर आपको अलग टैक्स देना पड़ेगा, पटना में आपको अलग टैक्स देना पड़ेगा, कोलकाता का अलग टैक्स है। पटना और कोलकाता से आप पटना में कपड़ा बेच नहीं सकते क्योंकि वहां पे भी आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें चल रही थी। अगर आप पटना में वो वाला कपड़ा खरीदते हो या जो अंग्रेज बेच रहे हैं लंदन से लाकर, जो कपड़ा अंग्रेज लाकर बेच रहे हैं कलकत्ता के अंदर, वो कपड़ा सस्ता है, जबकि पटना के व्यापारी अगर मान लो कलकत्ता जाकर कपड़ा बेच रहे हैं तो वो कपड़ा महंगा, या कलकत्ता के पटना में आकर बेच रहे हैं वो कपड़ा महंगा है। इतना ज़्यादा इन्होंने हमारी अर्थव्यवस्था में और हमारी पॉलिसीज में भसड़ कर दी। अब देखिए, एक अगर सेक्टर बर्बाद होता है तो उससे कई सारे सेक्टर जुड़े होते हैं। जैसे जैसे हमारा टेक्सटाइल इंडस्ट्री का जो सेक्टर है बर्बाद होना शुरू हुआ, उसके साथ साथ जो डाइंग इंडस्ट्री थी, कार्डिंग इंडस्ट्री थी, प्रिंटिंग इंडस्ट्री थी, हैंड स्पिनिंग इंडस्ट्री थी, चरखा जिसको बोलते हैं,
ये इंडस्ट्री भी धीरे धीरे बर्बाद होनी शुरू हो गई। और आपको याद होगा इन सब चीज़ों को, इतिहास को ही पढ़कर गांधी जी ने सीखा कि किस तरीके से हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बर्बाद किया गया है। इसीलिए 1915 में उन्होंने बोला कि अंग्रेजों के बने हुए कपड़े नहीं पहनेंगे, हमें खुद भी चरखा उठाना होगा और अपने बने हुए कपड़े पहनेंगे, जिससे हमारी अर्थव्यवस्था फिर से बढ़ पाएगी। आज भी सरकार उसी चीज को फॉलो करते हुए बोलती है कि स्वदेशी अपनाओ, स्वदेशी अपनाओ। स्वदेशी एक्चुअली जो है महात्मा गांधी ने हिंदुस्तान के अंदर शुरू करा था 1915 में। तो इसके चलते बहुत सारी चीजें, प्रिंटिंग इंडस्ट्री है, डाइंग इंडस्ट्री है या चरखा इंडस्ट्री है, धीरे धीरे बर्बाद हो गई क्योंकि टेक्सटाइल इंडस्ट्री बर्बाद हो चुकी थी। अब जब ये चीज बर्बाद होती है तो साथ ही साथ जो छोटे छोटे क्राफ्ट्समैन वगैरह थे, जैसे कोई कपड़े में डाई लगा रहा है, प्रिंट कर रहा है, ये सब कहां से सामान उठाते थे? ये सामान उठाते थे गांवों से सामान उठाते थे, गांव से डायरेक्ट किसान से उठाते थे और कंपनी को प्रोवाइड करवाते थे डाई करके या फिर प्रिंट करके। तो ये भी धीरे धीरे बेचारे अपने गांव वापस लौटने लगे और इंडिया को फिर से झोंक दिया गया उसी एग्रीकल्चर इकोनॉमी में। अब इनके पास भी कोई चारा नहीं बचा, ये भी बेचारे खेती किसानी पे फिर से आ गए। अब हम एक पॉइंट पे आते हैं कि इंडिया ने नई पॉलिसीज को अडॉप्ट क्यों नहीं किया, ये अडेप्ट क्यों नहीं कर पाई। क्योंकि बदलाव तो प्रकृति का नियम है एक तरीके से देखें। मशीनें आई, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, इंडिया के अंदर मशीनें क्यों नहीं आ पाई? तो उसका रीज़न ये था, एक्चुअली इंग्लैंड जो था, इंग्लैंड से जो मशीनें ला सकते थे व्यापारी, उन पे इतने ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए गए कि वो बेचारे ला ही नहीं पाए यहाँ तक मशीनें, ठीक है। और दूसरा रीज़न ये भी था, इंग्लैंड के अंदर क्या हुआ, वहाँ पे भी जो आर्टिस्ट थे, जो आर्टिसंस थे, जो बुनकर हुआ करते थे स्पेशली, उनकी नौकरियां वहां पे भी गई, लेकिन उनको जॉब कहाँ मिल गई? या फैक्ट्रियों में जॉब मिल गई। उनके पास नया ऑप्शन था। लेकिन इंडिया में ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, यहाँ कुछ ऑल्टरनेटिव था ही नहीं, यहाँ कुछ फैक्ट्री वैक्ट्री बची नहीं, अंग्रेजों ने एक तरीके से तहस नहस कर दिया था। तो जो बेरोजगार हैं, जो बेरोजगार आर्टिसंस हैं, ये दोबारा से लौटेंगे खेती किसानी करने के लिए। अब जब खेती किसानी करने के लिए लौटे गाँव में, तो खेत तो इतने इनके पास बचे नहीं क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ चुकी थी और ज़्यादातर लोग जो व्यापार कर रहे थे उनका खेती से कोई वास्ता नहीं था। अब जो लोग गांव में रह रहे थे, जो खेती ऑलरेडी कर रहे थे, उन्हीं की खेत में से डिवाइड होने शुरू हुए खेत, क्योंकि शॉर्टेज ऑफ लैंड हो गई बहुत ज़्यादा, क्योंकि वैसे ही बहुत ज़्यादा फार्मर्स थे ऑलरेडी। तो इसके चलते क्या होता है, एक 1768 से लेकर 1771 तक, कहीं पे 1770 और 72 भी लिखा हुआ है, तो एक दो साल प्लस माइनस चलता है, एक ग्रेट फेमाइन ऑफ बंगाल आता है। ग्रेट फेमाइन ऑफ बंगाल में क्या होता है, सूखा पड़ता है। ग्रेट फेमाइन ऑफ बंगाल में सूखा पड़ जाता है, 3-4 साल तक बारिश ही नहीं होती है। तो उसमें कहते हैं बंगाल की 1/3 पॉपुलेशन मर गई थी भूखमरी से। ये पहली बार वर्ल्ड वॉर से पहले पहली बार ऐसा हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध से पहले पहली बार ऐसा हुआ था कि ऐसा हुआ हो कि एक साथ लोग मर गए हों, बहुत मास डेथ हुई हो एक साथ। तो वो लोग भूखमरी से मरे थे, कोई वॉर नहीं था, कुछ नहीं था, भूखमरी से मरे थे, उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं बचा था। इवन जो विलियम बेंटिक था, एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर भी इसको माना जाता है, 1834 में इसने अपनी किताब में बोला, जो गंगा और यमुना के बीच का एरिया है वो सफ़ेद पड़ा है, लेकिन उसकी सफ़ेदी मुझे सिर्फ इसलिए दिख रही है क्योंकि वहाँ पे जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काम करने वाले लोग हैं उनकी हड्डियां चमक रही हैं, उससे उसकी गंगा जमुना के बीच का एरिया पूरा सफेदी से भरा पड़ा है, क्योंकि वहां पे सिर्फ मुझे इन लोगों की हड्डियां दिख रही हैं। कोलैप्स इतना ज्यादा कर चुका था इंडियन इकोनॉमी पूरी तरीके से ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के चलते। अब ये क्या कर रहे थे अंग्रेज, यहाँ पे जो हमारा जो रॉ मटेरियल है, लोग ये कह रहे थे सिल्क उगाओ, लेकिन यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग मत करो, कंपनी मत लगाओ, यहाँ पे आप कच्चा माल पैदा करके सिर्फ हमें दो। लेकिन बहुत सारे लोग इससे धीरे धीरे हटने लगे, तो जो लग्जरी सिल्क गुड्स थे उसकी डिमांड और ज़्यादा घटने लगी, और इंडिया एक तरीके से कह सकते हैं सप्लायर बन गया रॉ मटेरियल्स का। रॉ मटेरियल यहाँ बनता था, फिनिश्ड गुड वहाँ से आता था, फिर यहीं पे बेचा जाता था। तो ये इतनी गलत तरीके से चल रहा था और कि हमारी इकोनॉमी ध्वस्त होती जा रही थी। और ये केवल पंजाब वाले पोर्शन में नहीं था, ये धीरे 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 हर एरिया में हो गया। स्टार्टिंग तो इसकी कोस्टल वाले रीजन से हुई थी, लेकिन फिर क्योंकि कोस्टल वाले रीजन में सबसे पहले आए थे, बंगाल वाले रीजन में और ये कर्नाटक वाले रीजन में अंग्रेज, लेकिन धीरे धीरे पंजाब में या नॉर्थ इंडिया में ये धीरे धीरे अंग्रेज जैसे जैसे फैलते हैं वैसे वैसे सारी इंडस्ट्री बर्बाद होती जाती है। और क्योंकि फैलने का रीज़न ये था, रेलवे इनको मिल चुका था और ट्रांसपोर्ट ये अच्छा कर रहे थे, तो इसके चलते पूरे हिंदुस्तान में फैलते हैं और पूरे हिंदुस्तान की धीरे धीरे इकॉनमी बर्बाद कर देते हैं। आज भी हम टेक्सटाइल में बहुत आगे हैं, लेकिन अगर हम एक एस्टिमेट लगाएं तो हमें अब 30% भी उतना नहीं आता जितना पहले आता था टेक्सटाइल की इंडस्ट्री में। पहले बहुत ज़्यादा हम ग्रो कर चुके थे टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, अब ऐसा नहीं है, हम वैसी चीज़ें कर नहीं सकते, हमारे पास वो टेक्नोलॉजी ही नहीं रही जो पहले हुआ करती थी। एक एरिक हॉब्सबॉर्न की एक बुक है द एज ऑफ रिवॉल्यूशन, इसमें कहते हैं जो रॉ मटेरियल की जो ब्रिटेन में पहले इंपोर्ट होता था रॉ मटेरियल,
वो होता था 11 मिलियन। उसके बाद ये बढ़ के 1785 में हो गया 588 मिलियन एलबी। ठीक है, और जो आउटपुट था वो 40 मिलियन से 2025 मिलियन यार्ड हो गया। आप ये सोचिए, 40 मिलियन यार्ड पहले ये कपड़ा एक्सपोर्ट करते थे, 2025 मिलियन यार्ड ये कपड़ा एक्सपोर्ट करने लगे आगामी कुछ सालों में। तो जो कॉटन है वो आप ये कह सकते हैं पूरे वर्ल्ड का 40 से 50% जो एनुअल कॉटन है वो ब्रिटेन एक्सपोर्ट करता था 1816 से लेके 1848 के बीच में। तो कॉटन जो है वो ब्रिटिश इंडस्ट्री का एक बहुत मतलब इम्पॉर्टेंट ऑर्गन बन चुका था। और धीरे धीरे क्या हुआ, इसके साथ साथ हमारी और भी इंडस्ट्री खत्म हो गई, जैसे शिप बिल्डिंग, जो हम जहाज बनाया करते थे पानी वाले, ये भी खत्म हो गया हमारे यहाँ से। मेटल वर्क जो होता था ये भी खत्म हो गया, और ग्लास और पेपर का भी जो वर्क था वो धीरे धीरे खत्म हो गया। और इंडिया के अंदर आप ये सोचिए बेल्जियम ग्लास फेमस हो गया। लोग बड़े उससे क्या बोलते हैं, रुतबे से बोलते थे कि ये बेल्जियम से लाया हुआ ग्लास है। बेल्जियम ग्लास फेमस हो गया इंडिया के अंदर। तो मर्केंटिलिज्म बहुत ज़्यादा चरम पे था। मर्केंटिलिज्म मतलब वाणिज्यवाद। वाणिज्यवाद मतलब हर एक को फ़ायदा चाहिए। अब यूरोप जो पूरा है वो अब क्या सोच रहा है, पूरा यूरोपियन यूनियन या पूरा यूरोप वाला एरिया जो है वो अब ये देख रहा है कि कहाँ ज़्यादा से ज़्यादा हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं और कम से कम इंपोर्ट कर सकते हैं। इसके चलते इन्होंने क्या किया, जो इंपोर्ट हम करें उसमें बेसिकली मैक्स टू मैक्स क्या हो, रॉ मटेरियल हो, फिक्स्ड जो फिनिश्ड प्रोडक्ट है वो केवल हम एक्सपोर्ट करें। इसके चलते इन्होंने क्या किया, जो इंपोर्ट कर रहे थे जिन जिन सामानों को, उन पे बहुत ज़्यादा हैवी ड्यूटी लगा दी गई, जिससे क्या हो, इनका जो इंपोर्ट है वो बहुत ज़्यादा घट जाए। और इनके पास बड़ी बड़ी नेवीज थी, अच्छी नेवी थी, तो इनका ट्रेड पे अच्छा खासा कंट्रोल था और ये कॉलोनाइजेशन की तरफ बढ़ रहे थे। बहुत बहुत सारी कॉलोनीज इन्होंने बनाई पूरे वर्ल्ड में। किस लिए? क्योंकि रॉ मटेरियल चाह रहे थे और अपना फिनिश्ड गुड वहाँ पे बेच सके, इसलिए इन्होंने कॉलोनी बनानी शुरू कर दी। तो ब्रिटेन, पुर्तगाल, स्टार्टिंग में तो पुर्तगाल ने करी थी, लेकिन बाद में ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, सब ने पूरी चारों तरफ कॉलोनीज बनानी शुरू कर दी और बहुत सारी कॉलोनीज बनाई। अगर हम इसके कंक्लूजन पे आएँ तो हम आते हैं इकोनॉमी की ड्रेन थ्योरी। किस तरीके से इकोनॉमी को ड्रेन किया गया, यहाँ से बर्बाद किया गया। तो ब्रिटिशर्स जो सैलरी देते थे ईस्ट इंडिया कंपनी के एम्प्लॉयज़ को, उनके मिलिट्री ऑफिशियल्स को, वो इंडिया से देते थे, लेकिन वो लोग वो सैलरी कहाँ भेजते थे, ब्रिटेन भेजते थे। और जो इंटरेस्ट लगता था, ईस्ट इंडिया कंपनी जो लोन लेती थी अपनी सरकार से, उसके इंटरेस्ट की भी भरपाई ये लोग कहाँ से करते थे, ये इंडियंस पे टैक्स इम्पोज करके करते थे। और इनके जो होम चार्जेस थे, होम चार्जेस मतलब 1857 के बाद इन्होंने क्या किया, एक मिनिस्ट्री बना दी इंडियन गवर्नमेंट को चलाने के लिए ब्रिटेन के अंदर। अब वहाँ पे जो लोग ऑफिसर्स हैं, जो ऑफिसर्स हैं इंडिया के लिए कानून बना रहे हैं या कुछ काम कर रहे हैं, वो भी अब उनकी भी सैलरी जो है इंडिया ही देगा। तो ये चीज़ें कर रहे थे अंग्रेज हमारे साथ। एक उसे क्या बोलते हैं, ये हमारे जो दत्त साहब हैं, रमेश चंद्र दत्त, ये अपनी बुक में लिखते हैं इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया इन विक्टोरियन एज। इसमें कहते हैं कि इंडिया का जो पोएट है, जो इंडिया के कवि हैं, वो लोग कहते हैं कि जो सूरज होता है वो सोखता है पानी को और उसके ऊपर बाद बरसाता है किसी भी एरिया को फर्टाइल करने के लिए। लेकिन ब्रिटेन ने जो हमारे अंदर हमारे देश के अंदर जो सूरज उगाया, वो सोखता तो यहाँ से था लेकिन बरसाता था इंग्लैंड के ऊपर। ये हालांकि इसके बाद दादा भाई नौरोजी ने भी लिखा, अन ब्रिटिश इंडिया करके उन्होंने भी लिखा कि जो ड्रेन वेल्थ थेरी है वो इन्होंने भी दी। तो उन्होंने भी बोला कि ये पैसा ले जाकर यहाँ से इंग्लैंड में खर्च करते हैं। तो इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल ये दत्त की लाइन में मिलता है, रमेश चंद्र दत्त। और ये किताब लिखी गई थी 1902 में। 1902 में 120 साल ऑलमोस्ट हो चुके हैं। 120 साल पहले इन्होंने किताब लिख दी थी और इस किताब में इन्होंने लिखा था कि हमारे भारत के जो कवि हैं वो ये कहते हैं कि सूरज जो है आकाश में पानी ले जाता है ज़मीन से सोख कर और फिर बारिश करवाता है किसी भी एरिया को फर्टाइल करने के लिए। लेकिन ब्रिटेन ने जो इंडिया के अंदर सूरज उगाया, वो पानी सोखता तो यहाँ से था लेकिन बरसाता इंग्लैंड के ऊपर था। अब हम देखते हैं गांव पे इसका असर क्या पड़ा, गांव की सोसाइटी पे क्या असर पड़ता है। तो पहली बात है सेटलमेंट, जुडिशियल एग्जीक्यूटिव फंक्शंस जो थे, जो पंचायत वगैरह के फंक्शन थे, वो इन्होंने एक तरीके से बंद कर दिए। पंचायत नहीं चलेगी क्योंकि इनकी अब कोर्ट शुरू हो चुकी है। और कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी का एक कॉन्सेप्ट आ गया। उससे पहले हिंदुस्तान के अंदर कोई भी जमीन खरीदने बेचने वाला सिस्टम था ही नहीं। अंग्रेजों से पहले जमीन का पूरा मालिकाना हक राजा का होता था, जो उस एरिया का किंग होता था, और किसान अपनी खेती करता था। किसान से कर वसूलने का काम जो था वो राजा का होता था। लेकिन अब जो है आपको मालिकाना हक दे दिया गया और आप जमीन बेचिए, खरीदिए, ये पूरा जो है। हालांकि ब्रिटेन में भी तब तक नहीं था, ब्रिटेन में भी तभी लॉन्च किया गया था प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट कि अब आप जमीन खरीद सकते हो, बेच सकते हो। और नए उसे क्या बोलते हैं, क्लासेस डेवलप होने लगी। इसके चलते जमींदार बनने लगे, लैंडलॉर्ड्स जिनके पास बहुत सारे ज़मीनें होती थी, मनी लेंडर्स बनने लगे जिनके पास, साहूकार जिनको बोलते थे, जिनके पास पैसा बहुत ज़्यादा होता था।
तो ये सारी क्लासेस नई डेवलप होने लगी। आगे चल के यही क्लासेस प्रताड़ित करेंगे पूरे हिंदुस्तान को। और कॉमर्शलाइजेशन होने लगा खेती का। पहले खेती किसानी करी जाती थी सिर्फ इसलिए कि खाना खर्चा चलता रहे, अब इन्होंने कॉमर्शलाइजेशन कर दिया। उस एरिया में नील की खेती करवाई गई जहां लोगों को नील से कोई मतलब नहीं था, क्योंकि अंग्रेज व्हाइट कलर के कपड़े पहनते थे, उसमें नील करते थे, तो इसलिए जबरदस्ती नील की खेती करवाई गई हिंदुस्तानी लोगों से। तो ये जो पॉलिसीज हैं ब्रिटिशर्स की, एक तरीके से पूरी बर्बाद कर देती हैं भारत की अर्थव्यवस्था को। इतनी काफ़ी थी भारत की अर्थव्यवस्था को बर्बाद करने के लिए। और जो गांव की सोसाइटी है उसमें एक बहुत बड़ा बदलाव लेकर आती हैं, नई नई प्रथाओं का आगमन करके, जैसे जमींदारी प्रथा वगैरह हो गई। इसकी वजह से इंडियन इकोनॉमी एक तरीके से बर्बाद हो जाती है। और इसके बारे में वेल्थ ऑफ द नेशन में एडम स्मिथ लिखते हैं, जो कि बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट थे, कि ये ईस्ट इंडिया कंपनी के बहुत बड़े क्रिटिसाइजर भी थे। कहते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में कि कंपनी है तो वहां पे रूल कर रही है इंडिया के अंदर, लेकिन काम में ट्रेडर वाला कर रहे हैं, क्योंकि रूलर का मतलब होता है आप जिस एरिया में रहते हैं उस एरिया का विकास करें। लेकिन ये क्या कर रहे हैं, उस एरिया से पैसा कमाकर भेज रहे हैं अपने देश। तो ये रूलर नहीं है, अब भी काम ट्रेडर का ही कर रहे हैं। तो चलिए इसी के साथ खत्म होता है ये लेक्चर। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से भारतीय अर्थव्यवस्था को बर्बाद करने में बहुत बड़ा योगदान रहा अंग्रेजों का, और एक तरीके से उन्होंने पूरे भारत की अर्थव्यवस्था को बर्बाद करके रख दिया। आई होप आप लोगों को ये लेक्चर अच्छा लगा हो, और इस वीडियो को शेयर करें, और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए कमेंट करें, और आप अपने सुझाव कमेंट में हमें दे सकते हैं। और एक समृद्ध भारत का निर्माण करिए इस लेक्चर को शेयर करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में, क्योंकि इतिहास जब पढ़ेगा इंडिया तभी तो भविष्य का निर्माण करेगा इंडिया। जय हिंद।